विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट की तैयारी की इस क्लास में मैं कालूलाल कुल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। के डॉक्टर के की हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने कल बात की थी भक्ति साहित्य पर और भक्ति काल की तमाम विशेषताओं को जानने और समझने का हमने प्रयास किया था। और हम समझ रहे थे कि भक्ति कालीन जो चेतना है सदचित आनंद की बात की जाती है वहाँ की सच्चे चित्त से अगर आनंद आपको प्राप्त होता है तो आप भक्ति में डूब सकते हैं। भक्ति की तमाम अनुभूतियों को और गहराई के साथ महसूस कर सकते हैं, उसके तमाम आयामों की पड़ताल कर सकते हैं। और अगर आप भक्ति से परे जाकर के रीति साहित्य की हम बात करेंगे, ठीक उसके बाद रीति साहित्य शुरू हो जाता है। 1700 से 19वीं शताब्दी तक का समय आचार्य शुक्ल ने निर्धारित किया है। और इसकी अगर हम बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में जो सामंतीपुरा सिस्टम था, राजा महाराजाओं का जो राजपाट था, उसके दरबार में जो कवि रहते थे उनके दरबार में उन्होंने जो कविताएं लिखी है, चाहे रानियों की सुंदरता पर हो, राजा की महानता पर हो, गौरव पर हो, युद्ध कला पर हो, उनके दरबार में जितनी भी उनकी सुंदरियां थी, स्त्रियां थी, उनकी काम कला, उनकी संभोग की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, उनको जैसे कवि अप्रिशिएट उसको प्रवोक करने के लिए ही कवि रखे जाते थे। तो उस पूरे सिस्टम में जितना कुछ घटित होता है उसको रीति साहित्य अपने भीतर समेटने का काम करता है। भक्ति नीति और श्रृंगार की बार बार बात की जाती है, लेकिन रीति साहित्य असल में दरबारों में लिखा गया दरबारी साहित्य है वो, क्योंकि उसका उस दौर के सामाजिक जीवन से जैसे कहीं कोई संपर्क नहीं है। और जब उस साहित्य का उस दौर के सामाजिक जीवन से, सांस्कृतिक जीवन से कोई संपर्क ही नहीं है, आम जनता की पीड़ा को किस दिशा में ले जाना है, किस तरह से समझना है, उस पर क्या टिप्पणी करना है, जब उन उन दरबारी कवियों को, क्योंकि उनको उनकी रोजी रोटी तो दरबार से चल रही थी ना भाई। भाई जब आप सत्ता की दलाली, जैसे आजकल की जो तमाम दलाल पत्रकार है, चाहे गोदी मीडिया की हम बात करते हैं, या जो तमाम लोग जो सत्ता के चरणों में जाकर के मतलब नतमस्तक हो चुके हैं कि बस आप ही माए बाप हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम आपकी आलोचना समीक्षा कुछ नहीं करेंगे, बस हमें आप नौकरी दे दीजिए और आराम की जिंदगी दे दीजिए, बाकी सारी चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको अपना माए बाप मान चुके हैं और आप ही हमारे लिए सब कुछ है। हम आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो जहांपना नाराज हो जाएंगे, और जब जहांपना नाराज हो जाएंगे तो फिर हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं भला। भाई आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आप जिसका नमक खा रहे हैं उसके साथ नमक हलाली कैसे करेंगे? तो रीतिकाल के साहित्य को समझने के लिए उसके भीतर की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम उस पृष्ठभूमि को नहीं समझ पा रहे हैं, या अगर हम नहीं समझ पाएंगे, तो ये मान के चलिए, समझ के चलिए कि हम बाकी सारी चीज़ों की जिस तरह से हमें पड़ताल करने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाएगी। अब देखिए रीतिकाल की साहित्य की कुछ कुछ विशेषताएं हैं जिस पर हम बातचीत करते हैं हम लोग, कि किस तरह से साहित्य दरबारी संस्कृति और राजनीतिक परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित था। यानी मतलब राजनीतिक परिस्थितियां, मतलब राज दरबारों को कैसे खुश किया जाए। आप कहते हैं ना कि भारत गुलाम कैसे हुआ, इस प्रकार के तमाम सवाल जो उठाए जाते हैं, जब आप इतिहास के उस कोने में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान गुलाम क्यों हुआ। हमारे पास ज्ञान था, पावर था, शक्ति थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी हम एक ऐसी मुट्ठी भर कौम के गुलाम हो गए जो व्यापारी लोग थे। अंग्रेज क्या थे? व्यापारी ही थे ना। और किस प्रकार से हमने कहा ना कि ये सारे कलाकार राज दरबारों में आश्रय में उनकी प्रशंसा का वर्णन करते हैं, तो उनका सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? कि अलंकरण और कलात्मकता। उनके साहित्य में क्या अलंकार है। आप पढ़ते हैं ना रीतिकाल के साहित्य में सबसे अधिक अलंकार नजर आते हैं आपको। भाई अलंकरण की जरूरत जहाँ पड़ती है जहाँ 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 अंदर कुछ नहीं होता है। भाई बाहर से आप कुछ ज्यादा ही साज श्रृंगार तब करते हैं जब आपके भीतर खोखलापन होता है ना। बाकी आपकी सोच और विचार की जो चेतना है, उसका जो अलंकरण है, उसकी जो चमक है,
वही अपने आप में सारी चीज़ों को फीका कर सकती है। और जब वही सारी चीज़ों को फीका कर सकती है, तो फिर बाकी सारी चीज़ों की तरफ जाने की बढ़ने की आवश्यकता क्या है? तो इस साहित्य में क्या है, अलंकरण, कलात्मकता और कौशल को महत्व दिया गया था। यानी कि किस प्रकार से राजा के बारे में, रानियों के बारे में कितना अधिक बढ़ा चढ़ाकर लिखा जा सके, बोला जा सके, उनको महान 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 और महान बताया जा सके। फिर श्रृंगार रस, मैंने कहा ना कि श्रृंगार रस तो इसका इसकी मतलब इसकी जीवन संजीवनी है भाई। कि किस तरह से रानियों, दासियों की जो तमाम स्त्रियां राज दरबारों में थी, उनकी सुंदरता का वर्णन करके राजा को या शासक को कैसे खुश किया जा सके। तो और जो दरबारी परिसर में जो विलासिता थी, भोग विलास था, उसको किस तरह से कविता का माध्यम बना करके इन कवियों ने, इन रचनाकारों ने इस साहित्य की, कह सकते हैं कि जो जो लोक धर्मिता थी उसको समाप्त करके इसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता और उस राजमहलों का निवासी बना दिया इसको, कि बस अब आपको राजमहलों में ही रहना है भाई। बाकी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। बाकी सारी चीज़ों की क्या आवश्यकता है आपको? जब महाराजा साहब का हुक्म है, मिल गया है, तो उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं आप? क्योंकि वहीं से तो आपको सोने की अशर्फियाँ मिल रही है, वहीं से तो आपको तमाम सुख सुविधाएं मिल रही है, तमाम ऐश व आराम की ज़िंदगी जो आप जी रहे हैं, उसका स्रोत तो वही है। और आप उस स्रोत को कैसे काट सकते हैं? फिर दरबारी संस्कृति, और हमने कहा ना कि दरबार, राज दरबार का जो स्पष्ट प्रभाव इस साहित्य में आपको नजर आता है। आश्रयदाताओं के शौर्य का वर्णन करना, उनकी प्रशंसा करना, यही इन कवियों का काम था। तो जाहिर सी बात है कि जो कवि जिस राजा के दरबार में था, उस राजा की वीरता, उसकी महानता का वर्णन करना तो उसका काम था। हमने कहा ना कि जिसका आप नमक खा रहे हैं, उसकी तो बजानी पड़ेगी आपको। फिर लक्षण ग्रंथों की रचना, और देखिए इसलिए बहुत सारे लक्षण ग्रंथ लिखे इन्होंने, मतलब वो लक्षण मतलब विशेषता ये बताते हुए राजाओं की, रानियों की, उन उन सारी विशेषताओं को आधार बना करके इन्होंने बहुत सारे लक्षण ग्रंथों की और संस्कृत काव्य परंपरा का उपयोग करके रीति, इसमें रीति निरूपण का ध्यान करके इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखना। देखिए लक्षण ग्रंथ लिखना अलग बात है और महाकाव्य लिखना अलग बात है। रामायण महाभारत की बात अलग है, और रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथ है उनकी बात अलग क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ राजाओं और महाराजाओं, उनकी जो तमाम दरबारी संस्कृति और सारा जो ऐशो आराम है, उन सारी चीजों को इन्होंने विस्तार से लिखा, और उसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखने का जो पूरा उपक्रम है, उसको आजमाने में इन रचनाकारों ने कहीं कोई कमी नहीं की। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से आप उन सारी चीजों को लिख रहे हैं। फिर देखिए राजनीति में राज दरबारों का प्रभाव बता दिया हमने, राजनीतिक अस्थिरता थी उस काल में। इस काल में अस्थिरता, संघर्ष थे जो तो भी साहित्य में दिखाई देते हैं कि राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसकी संपत्ति छीनना चाहता है, उसकी रानी को चुराना चाहता है, उसकी उन सारी चीजों को लेना चाहता है। मैंने कहा ना कि छोटे छोटे राजा ही आपस में लड़ रहे थे। इसीलिए तो जो अखिल भारतीय जो नेशनलिटी की हम बार बार बात करते हैं, उस चेतना का इस साहित्य में और इस युग में पूरी तरह से अभाव नजर आता है, और उसी का फायदा अंग्रेज उठाते हैं, ब्रिटिश हुकूमत उठाती है, और कॉलोनियल सिस्टम किस प्रकार से हिंदुस्तान में इसी युग में अपनी जमीन बनाता है, उसको जगह मिलती है। फिर सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। वर्ण व्यवस्था पूरी थी। अनटचेबिलिटी, किसानों का शोषण, मजदूरों का शोषण, है ना। और जो कुछ चंद लोग थे जो कि सत्ता में थे, उनके पास तमाम सुख सुविधाएं, ऐशो आराम थी, उनके बच्चे लंदन पढ़ने जाते थे उस जमाने में। उनके लिए तमाम संस्थान बनाए गए, कॉलेज बनाए गए, स्कूल बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, उनको सब वीआईपी सुविधाएं दी गई। लेकिन समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग था, वो अभाव गरीबी में मर रहा था। चाहे अकाल पड़ो, चाहे महामारी आए, चाहे बीमारी आए, उनके लिए कहीं कुछ सुविधाएं नहीं है। चाहे सामंती सिस्टम रहा हो, चाहे अंग्रेज सिस्टम रहा हो, दोनों में ही अंततः डूबना तो उस आम आदमी को ही था, आम मनुष्य को ही था। फिर हमने कहा ना कि श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तो राज दरबार में सामंती व्यवस्था में जो विलास का आराम था,
जो विलास की जो जिंदगी थी, भोग विलास का जो समय था, उन सारी चीजों को किस प्रकार से कवि लोग अपनी कविता में दर्ज कर रहे थे कि राजा साहब डूबे हुए हैं बस अपने रंग महल में, क्योंकि राजा है मतलब पूरी धरती के मालिक है वो। आप उस काल की जो कविता जिसकी हम बात कर रहे थे ना, लक्षण ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि रीति काल की कविता में कितना कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। जैसे आज के ज़माने में होता है ना कि सरकार किस प्रकार से तमाम तरह के विज्ञापन निकालती है और विज्ञापनों के माध्यम से तमाम चीज़ों का प्रचार प्रसार चलता है ना? तो ये सारी चीज़ें उस दौर में इन कवियों के माध्यम से होती थी और कवि लोग राजाओं के दरबार में थे तो उनकी एक ज़िम्मेदारी भी थी। ज़िम्मेदारी ये थी कि वे उनको सब सुविधाएँ वहाँ से मिल रही थी ना भाई, जब सुविधाएँ आप उठा रहे हैं, तो आपको सुविधाएँ उठाने के बदले में उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। ऐसे ही फ्री में थोड़ी कुछ देने वाला है आपको कोई भी। और देखिए कि उस दौर की जो सामाजिक स्थिति अगर मैं पढ़ूँ तो क्या स्थिति थी कि सामान्य जनता शिक्षा से वंचित थी, निर्धनता बढ़ती जा रही थी जिससे जनता की स्थिति और भी दयनीय हो रही थी। वह शासन तथा धर्म दोनों से ही निराश्रित होती जा रही थी। वास्तविकता ये थी कि दोनों ही तरफ जनता का शोषण हो रहा था। राजपूतों के पास सत्ता होने के कारण समाज में उनका दबदबा बढ़ा, जिससे ब्राह्मणों के वर्चस्व को खतरा महसूस हुआ। समाज विभिन्न जातियों उपजातियों में विभाजित था, जिससे अनेक विकृतियां पनप रही थी। समाज में नारी की दशा अत्यंत शोचनीय थी। राजाओं में बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन था, ये आम बात थी। राजा लोग बहुविवाह करते थे, बहुत सारी शादियां। वह मात्र भोग की वस्तु रह गई थी जिसका क्रय विक्रय तक किया जा सकता था। सती प्रथा का भयंकर अभिशाप था। हमने कहा ना कि सती प्रथा, कि जब कोई पुरुष मर गया, राजा मर गया, तो उसके साथ में रानियां। हाँ मैम, नहीं बाद में। जैसे कोई राजा मर गया है तो उसकी जो रानियां हैं उनको भी जिंदा जला दिया जाता था, मतलब कि सती बन रही है वो राजा के वियोग में इतनी परेशान है कि वो उनको जीने की जो तमन्ना है वो खत्म हो चुकी है ना? और आप देखिए तमाम तरह की परेशानी की, कोई काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच बात है। इतिहास में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना? और धार्मिक चेतना और तमाम तरह की चीज़ों को आधार बना करके जब इस तरह की चीज़ें चलती थी, तो सती प्रथा जैसी जो मतलब समस्या थी उसका समाधान बाद में अंग्रेज लोग खुद उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो उससे भी आप समझ सकते हैं। और वही देखिए बाद में कहते हैं ना कि यही बाद में राजपूतों के स्वाभिमान का प्रतीक बन गया और नारी के कारण अक्सर युद्ध भी हुआ करते थे, है ना? तो नारी के लिए मतलब स्त्री ही चाहिए सबको ना भाई। तो राजा लोग एक तरफ तो बहुत सारी शादियां, फिर विवाह और फिर सती बनाना और तमाम तरह की चीजें, कुल मिलाकर के सब कुछ उस सिस्टम के केंद्र में ही घूम रहा था। आम आदमी जो आज लोकतंत्र में हम बात करते हैं, आम आदमी की वो सारी चीजें आज हम देखते हैं ना, उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब देखिए साहित्यिक स्थितियां क्या थी उस समय। इस काल में ज्योतिष, दर्शन, स्मृति आदि विषयों के अलावा हर्ष का, नेषद चरित्र आदि जैसे कवियों की रचना हुई। संस्कृत में भी खूब रचनाएं हुई। संस्कृत के अलावा प्राकृत अपभ्रंश में भी बहुत कुछ लिखा गया। जैन सिद्धों का साहित्य है। देश भाषा में यानी कि लोक की भाषा में भी रचा गया, है ना? तो इस तरह से कह सकते हैं कि कवि धर्म प्रचार में भी लीन थे। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो साहित्य के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को किसी रूप में उद्घाटित कर रही थी, है ना? तो कह सकते हैं कि मतलब सारी चीजें थी और आप अगर समझेंगे तो बहुत सारे जो जो विषय हैं या विषय की जो विविधता है उसको भी समझ सकते हैं आप। और सांस्कृतिक स्थितियां क्या थी भारत की, देखिए उस दौर में हर्षवर्धन के समय तक भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। हर्षवर्धन का पैदा हुए थे ठेठ। तो उसमें क्या था, संगीत, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं का खूब प्रचार किया गया। मंदिरों का निर्माण भव्य रूप में हुआ। भुवनेश्वर, सोमनाथ, पुरी, कांची, तंजौर, खजुराहो, प्राय सभी कलाओं में धार्मिक भावनाओं की छाप थी। अल बरूनी ने हिंदुओं के मंदिर शैली की बड़ी प्रशंसा की है, किंतु मुसलमानों ने इस कला पर कुठाराघात किया और मंदिरों को नष्ट करते गए। यवनों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति का विघटन होने लगा। हमारे त्योहार मेलों आदि सारी जन देख नष्ट होती है देखिए। और गायन वादन
नृत्य आदि विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा और हिंदू राजाओं ने भी बहुत सारे विदेशी कलाकारों को आश्रय दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मुसलमान मूर्ति विरोधी थे, अतः मूर्ति कला का भी विकास समाप्त इस युग में मतलब कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब हर युग के दौर के साथ चलती रहती है, क्योंकि जिस प्रकार की सत्ता आएगी उसी प्रकार की कलाओं का डेवलपमेंट होगा और उसी प्रकार की कलाएं हमारे सामने आएगी। तो इस सत्य को अगर हम समझेंगे, इस वास्तविकता को अगर हम समझेंगे, तो फिर बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो बाकी जो सारे सरोकार हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी वास्तविकता क्या होगी, उसको हम समझ पाएंगे। तो रीति जो साहित्य है वो सिर्फ रीति रिवाज है ना, कि मतलब जो सामंती व्यवस्था में जो कुछ रीति रिवाज, इसलिए उसको नाम रीति साहित्य कहा गया है। सामंती साहित्य भी कह सकते हैं आप, दरबारी साहित्य भी कह सकते हैं। तो उस रीति का निर्वाह करना जो कि चली आ रही है राज दरबार में, कि राजा साहब ऐसे चाहते हैं, रानी जी ऐसे चाहते हैं, बाकी लोग ऐसे चाहते हैं। तो जब आप एक खास तरह की परिपाटी के हिसाब से ही सारी चीजों को लेकर चल रहे होते हैं, तो उसका जो परिणाम है, उसकी जो वास्तविकता है, उसका जो सच है, वो आपके सामने किस तरह से किस रूप में आता है, उस सत्य को, उस वास्तविकता को भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो रीति साहित्य की वास्तविकता को इन सारे संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। और देखिए, साहित्यकार का या कलाकार का धर्म होता है कि वो अपने समय का सच अभिव्यक्त करे, हमेशा से ही। और पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता से सवाल पूछे, सत्ता की दलाली करके, उनके उनके चरणों में गिड़गिड़ा करके, कुछ चंद अवार्ड लेकर के, कुछ चंद चीजें लेकर के अपने सुख और सुविधाओं में निमग्न रहने से वो अपने कर्म का निर्वाह उस रूप में नहीं कर पाएंगे जिस रूप में वो करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के कलाओं की जो ड्यूटी है, कलाओं का जो धर्म है, उसको रीतिकाल के साहित्य ने पूरी तरह से तिलांजलि दे दी थी और वो राज दरबार में जाके लौट गए थे। तो इसलिए उस साहित्य को, उस लेखन को हमें उसी दृष्टिकोण के आधार पर, उसी नजरिए से देखने समझने की आवश्यकता है। ठीक है, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गिव अप नहीं करना है। नेगेटिविटीज को दूर रखना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है।